ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर है। और वह टॉपिक है कि शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ये मिलकर कैसे आने वाले करीबन 11 महीने के लिए आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो चुका है 1 मई 2024 को, और जो बाकी ग्रह हैं उनमें से किसी ने भी राशि नहीं बदली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेंगे या फिर उनका प्रभाव बदलेगा नहीं, क्योंकि जब बृहस्पति ने अपनी राशि बदली तो बाकी ग्रहों के साथ जो उनके संबंध है उसका समीकरण बदल गया, और उस समीकरण का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, हम उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। ज्योतिष कहीं ना कहीं इन 4 ग्रहों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जो आपके जीवन के बड़े इवेंट्स होते हैं वो इन ग्रहों के गोचर से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। साउथ इंडिया में ज्योतिष सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, नाड़ी ज्योतिष जिसको कहते हैं। उसमें कई ऐसे गोचर के इवेंट्स हैं जिसमें केवल इन 4 ग्रहों के गोचर मात्र से कई भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, और उनमें से कई सटीक भी बैठती हैं, क्योंकि यही ग्रह हैं जो ज्योतिष को, जैसा मैंने कहा, आपके जीवन को चलाते हैं अपने गोचर के माध्यम से। इसलिए जो परस्पर इनके संबंध बनते हैं उससे भी जीवन में कई नए इवेंट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, कई भावों का एक्टिवेशन होता है। ये वीडियो एक तरह से भविष्यवाणी की तो है ही, लेकिन इसके साथ ही इस वीडियो को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा कि जो ग्रह हैं वो अपनी ऊर्जा को सम्मिलित कर कर आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस आने वाले 11 महीने में आपको किन किन चीज़ों पर प्रभाव डालना है, किन किन चीज़ों पर कार्य करना है। 11 महीने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्च 2025 में शनि अपना गोचर कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद समीकरण पुनः बदल जाएगा। तो अगले 11 महीने के लिए तो करीबन ये सारे ग्रह मिलकर आपको एक प्रकार का प्रभाव देंगे, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। किन किन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है बृहस्पति और शनि का केंद्रादि योग। जब भी ये दोनों ग्रह आपस में केंद्र में आते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठता है उसका किसी भी भाव से या किसी भी ग्रह से किसी ना किसी प्रकार का संबंध बनेगा। एक दूसरे से चौथे या 10वें भाव में बैठेंगे तो केंद्रादि योग बनता है, पंचम में बैठेंगे तो त्रिकोण, छठे में बैठेंगे षडाष्टक योग। उनकी जो वैल्यू है या उनका जो प्रभाव है वो बदलता रहेगा। वैसे ही जब कोई 2 बड़े ग्रह आपस से केंद्र में होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यही होगा। दूसरा, आपका जो पंचम भाव है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है 7वीं, शनि महाराज की है 10वीं और राहु महाराज की है 9वीं। तो आपका जो 5वां भाव है, यानी कि जहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है, वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मेन होगा हम इसी पर चर्चा करेंगे। तीसरा है कि आपके तीसरे भाव पर भी गुरु की दृष्टि होगी, राहु की दृष्टि होगी और स्वयं केतु महाराज बैठे होंगे। तो आपका तीसरा भाव भी बहुत एक्टिवेट हो रहा है। और चौथा मेन पॉइंट है कि गुरु और केतु की परस्पर दृष्टि और गुरु और केतु की आपके 7वें भाव पर दृष्टि। तो इन सब पॉइंट्स की हम विवेचना करेंगे। जैसा मैंने कहा, इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों की ऊर्जा किस और इशारा कर रही है और आप उस चीज़ का किस प्रकार से लाभ उठा पाएँ। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि करके है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु और शनि महाराज के केंद्रादि योग में। दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे हैं। कोई भी ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण में बैठता है तो वो तो एक बहुत स्वाभाविक है कि उनका तत्व एक सा ही हो जाता है और बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रह अगर आपके लग्न भाव में बैठा और कोई ग्रह आपके पंचम में बैठा है तो दोनों ही त्रिकोण स्थान हैं। इनको धर्म त्रिकोण कहते हैं। एक दूसरे से त्रिकोण में बैठ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। लेकिन जब कोई ग्रह एक दूसरे से केंद्र में बैठते हैं, जैसे एक ग्रह यहाँ पे बैठा है, एक ग्रह यहाँ पे बैठा है, तो एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। वैसे ही गुरु और शनि एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे हैं, इसको केंद्रादि योग कहते हैं। और क्योंकि 2 बहुत बड़े ग्रह हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, एक भाग्य के कारक हैं बृहस्पति, एक कर्म के कारक हैं, इसीलिए इनका केंद्रादि योग बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर केंद्रादि योग का जो पहला पॉइंट ये है कि शनि महाराज 8वें भाव में होंगे
और बृहस्पति महाराज 11वें भाव में होंगे। 11वां भाव है लाभ का और अष्टम भाव है अचानक से लाभ का, या जो भी चीज़ें अचानक से होती है, सडननेस। तो ये वो वर्ष है जब आपको अचानक से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। ये इनकम में भी होगा, धन भी आपका बढ़ेगा, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कर्क के लिए कि ये जो साल है ना, ये संभावनाओं वाला साल है, क्योंकि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये आपके ऊपर है। एज अ ज्योतिष मेरा काम तो बताना है कि साल अपॉर्चुनिटीज़ वाला है। कितना आप कर्म करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है इनको। लेट बैक एटीट्यूड होता है, थोड़ा सा इनको यदि कोई पुश ना करे तो आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने एक बार वीडियो में बोला था कि जो किसी कंपनी में सबसे ज़्यादा वर्ष निकालते हैं लोग, किसी जॉब में सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस वर्ष निकालते हैं लोग, वो उसमें से अधिकतम लोग कर्क वाले होते हैं। और कई लोगों के मेरे पास कंसल्टेशन भी आए, उन्होंने खुद कहा कि हाँ मैं 10 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, 11 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पुश करना पड़ता है इनको। तो ये वो वर्ष है जहाँ पे आपको कई प्रकार के अचानक से लाभ प्राप्त होंगे। जैसा मैंने कहा, हर एरिया में पैसा, पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, अचानक से कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपका खुल सकता है, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। तो पहला पॉइंट यही था कि अचानक से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। दूसरा, जीवन में स्थिरता और अपॉर्चुनिटीज कंसिस्टेंटली आपको प्राप्त होंगी। कारण इसका यही है कि जो बृहस्पति हैं वो स्थिर स्वभाव की राशि में है और शनि भी स्थिर स्वभाव की राशि में है। पुनः ये भाग्य के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं। ये लाभ स्थान है यानी कि गेन्स का, और अष्टम भाव है आपके थोड़ा बहुत, ये जो भाव है ये आपको अनिश्चितता देता है। अब यहाँ पे अच्छा ये हो रहा है कि यहाँ पे दोनों ही जो ग्रह हैं वो एक दूसरे से केंद्र में है और स्थिर स्वभाव की राशि में है। अब ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि दोनों ही ग्रह शनि और बृहस्पति स्थिर स्वभाव की राशि में हो। क्यों? अब देखिए, शनि यहाँ पर स्थिर स्वभाव की राशि में है, बृहस्पति स्थिर स्वभाव की राशि में है। 2025 बृहस्पति चले जाएंगे द्विस्वभाव की राशि में, शनि आ जाएंगे द्विस्वभाव की राशि में। 26 बृहस्पति चर स्वभाव राशि में, शनि यहीं पर रहेंगे। 27 में बृहस्पति स्थिर स्वभाव की राशि में, शनि चर स्वभाव की राशि में। तो इन दोनों ही ग्रहों का परस्पर स्थिर स्वभाव की राशि में बैठना साफ बताता है कि जीवन में स्थिरता आएगी। अब देखिए, अष्टम भाव अनिश्चितता देता है जैसे मैंने अभी कहा, और वहाँ पर शनि का बैठना भी अनिश्चितता को बढ़ा सकता है, क्योंकि आपके लिए यानी कि कर्क के लिए शनि कोई बहुत शुभ ग्रह नहीं है। एक प्रकार के मार्केश हैं, सप्तम के स्वामी भी हैं और क्योंकि अष्टम का भी स्वामित्व उनके पास है तो प्रबल मार्केश बन जाते हैं। इसलिए शनि का प्रभाव कर्क के जातकों के लिए यूजुअली बहुत अच्छा नहीं होता। तो जब वो अष्टम में आए 2023 में, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आए होंगे और बहुत अनिश्चितता भी आई होगी। लेकिन अब ये जो स्थिर स्वभाव बन रहा है इन दोनों ग्रहों का, क्योंकि स्थिर स्वभाव की राशियों में है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी आएगी जीवन में, और कंसिस्टेंसी इन ग्रोथ भी आएगी, यानी कि आपका जीवन भी बहुत कंसिस्टेंट वे में अब आगे बढ़ेगा। जो अस्थिरता पिछले 1.5 साल से तंग कर रही थी, उसमें धीरे धीरे कर ठहराव देखने को आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं इसी पॉइंट के तीसरी भविष्यवाणी की तरफ। देखिए, 8वां भाव है, यह निश्चितता का अवश्य है। इसको लोग अंधकार का भाव भी कहते हैं, जिससे मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये भाव सच्चे ज्ञान का है। लेकिन ये अवश्य है कि ये भाव तंग करता है, लेकिन यही वो भाव है जो रास्ता भी दिखाता है। कभी कभी प्रश्न कुंडली हम देखते हैं तो उसमें अष्टम भाव रास्ता दिखाता है। प्रॉब्लम कोई हो रही है, पता नहीं चल रहा कहाँ से रास्ता मिलेगा, अष्टम भाव रास्ता दिखाता है। तो आपकी इसी पॉइंट में यानी कि केंद्रादि योग के पॉइंट में अंतिम एक भविष्यवाणी ये है कि ये जो शनि यहाँ पर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति से उनका केंद्रादि योग बन रहा है, तो ये साफ है कि जीवन में बहुत नए रास्ते खुलने वाले हैं। ये उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी, जीवन में गेन्स होंगे। और ये जो शनि भाव है, शनि महाराज है, ये अष्टम में है, जो नॉलेज का भाव भी है। यानी कि अपने जीवन में अपनी नॉलेज के दम पर जो भी आपने जीवन में अर्जित करी है, आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं। अगर जीवन उस चौराहे पर आके खड़ा हो गया था, दोराहे पर आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, उनके लिए बहुत क्लैरिटी आएगी। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में कुछ रह ही नहीं गया होगा, यानी कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होगा कि अब जीवन में आगे कैसे बढ़े। आगे बढ़ने की बात तो दूर, जो अभी चल रहा है समय उसको कैसे काटें,
उनके लिए भी ये जो योग बन रहा है ये नए रास्ते लेकर आएगा। तो अंतिम पॉइंट यही है कि जीवन अंधकार से उजाले की तरफ जाएगा और आपके जीवन में कई नए रास्ते खुलेंगे जो आपके जीवन को एक गति तो प्रदान करेंगे ही, आपके जीवन का एक पुनरुद्धार करने में भी सक्षम रह सकते हैं। तो शनि और बृहस्पति के केंद्रादि योग की ये 3 भविष्यवाणियां थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो पॉइंट है कि आपका जो पंचम भाव है वो ट्रिपल एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की सप्तम, राहु की नवम और शनि की 10वीं दृष्टि है। तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंचम भाव किस चीज़ का है? पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, थॉट प्रोसेस का है, आइडियाज़ का है। तो यहाँ पर जब वो इतना एक्टिवेशन हो रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है कि आपकी इंटेलिजेंस और आपके आइडियाज़ और आपका थॉट प्रोसेस, ये जो एरिया है ये बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। शनि आपके 10वें भाव को 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव में बैठकर देख रहे हैं, यानी कि आपका जो माइंड है वो रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, उस पर रिसर्च करने का आपको मौका मिलेगा। गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि पहले तो आइडियाज़ को बढ़ाएगी, एक्सपेंड करेगी, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं और प्रैक्टिकल कारक हैं, यानी कि आपके आइडियाज़ जो होंगे वो थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे इस टाइम पे। कभी कभी ये होता है कि कर्क वालों के आइडियाज़ थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के कारण प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। और राहु महाराज की दृष्टि है, यानी कि अनकन्वेंशनल तरीके के आइडियाज़ आएंगे, यानी कि जो आपको आइडियाज़ आएंगे वो थोड़े से अलग हटके होंगे, अनकन्वेंशनल तरीके के होंगे। और आज के टाइम में वही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं जो लीग से हटकर, भीड़ से हटकर कुछ करने का प्रयास रखते हैं और सक्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडियाज़ भी कई प्रकार के आएंगे जो प्रैक्टिकल भी होंगे, रिसर्च बेस्ड भी होंगे, अनकन्वेंशनल भी होंगे, और अपने आइडियाज़ के दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। आसपास देख लीजिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ा है, भाग्य तो ऑब्वियसली डिपेंड करता ही है उस पर, लेकिन बिना आइडियाज़ के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। आइडिया कोई ना कोई होता ही है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट यह है कि संतान प्राप्ति का तो मैं बता ही चुका हूँ, बृहस्पति की दृष्टि है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि अष्टम के शनि भी देख रहे हैं और राहु भी देख रहे हैं। राहु पुनः अनकन्वेंशनल है। तो जो लोग नेचुरल संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, सरोगेसी आदि अप्लाई करना चाहते थे, सरोगेसी का फ़ायदा उठाना चाहते थे, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। और जो लोग अडॉप्शन की तरफ जाना चाहते थे उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव अडॉप्शन के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर शनि अष्टम से बैठकर देख रहे हैं तो अडॉप्शन के योग भी आपके बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि पंचम भाव जो है ना, ये संकल्प शक्ति का है, लेकिन ये साहस का भाव भी होता है। कैसे? देखिए, पंचम भाव अपने आप में संकल्प दिखाता है। एक व्यक्ति कितना संकल्पवान है वो पता चलता है कि पंचम भाव में कैसे ग्रह या कौन से ग्रह का स्वामित्व है। फॉर एग्जाम्पल, पंचम में अगर चंद्रमा बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति उसकी कम होती है, वो एक चीज़ पर ज़्यादा टिकता नहीं। वहीं पर अगर पंचम में गुरु बैठ गए, शनि बैठ गए, इवन बहुत हद तक केतु भी बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति संकल्पवान होता है। वो जो संकल्प लेता है उसकी तरफ बढ़ता है, अग्रसर रहता है। तो संकल्प का तो ये भाव होता ही है, लेकिन ये साहस का भाव भी बन जाता है, क्योंकि ये तीसरे भाव से तीसरा भाव है। यानी कि ये वो वर्ष है जब आपकी संकल्प शक्ति को साहस का साथ मिलेगा, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो जीवन आगे ही आगे बढ़ता रहता है। ये वो वर्ष है जब आप रिस्क भी बहुत ले सकते हैं, और व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना होता है, जीवन के स्टैग्नेशन को तोड़ना होता है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो ये वर्ष है साहस, संकल्प दोनों साथ देंगे, और उसके दम पर जीवन आगे बढ़ेगा हर एरिया में, और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी आपकी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, और वो लाभप्रद रहेगी। अगला पॉइंट ये है कि ये जो भाव है आपका पंचम, ये 10वें से अष्टम है, यानी कि करियर में परिस्थितियां तो बदलती ही हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों की प्रमोशन नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस आ सकते हैं। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं सप्तम को। प्रमोशन विद चेंजेस हो सकता है, कई लोगों ने जॉब चेंज करी हो, कई लोगों के विद इन द कंपनी ही ट्रांसफर्स हो गए हों। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बताता है, क्योंकि 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, और शनि भी देख रहे हैं जो अष्टम में खुद बैठे हैं, यानी कि एक चेंज दिखा रहा है। और बृहस्पति का भी प्रभाव है दृष्टि द्वारा, और बृहस्पति खुद आपके लिए 10वें से दूसरे भाव में, यानी कि वृद्धि दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और योग बन रहा है आपका कि हो सकता है जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली, वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लें। कई बार होता है आप एक एरिया में काम कर रहे हैं,
कहीं पे एक और अपॉर्चुनिटी खुली जिसमें आपके वर्क एरिया से बहुत अलग प्रकार का प्रोफाइल है, लेकिन आप प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं क्योंकि उसमें लाभ मिलेगा। तो ये वो वर्ष है जहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी कार्यक्षेत्र में बदलेंगी, लेकिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का, इवन अपने कार्यक्षेत्र की स्ट्रीम को बदलने तक का मौका यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगला भविष्यवाणी थोड़ा सा समझने के लिए है, क्योंकि पंचम भाव प्रारब्ध का स्थान होता है। प्रारब्ध यानी कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। अब ये अच्छी और बुरी दोनों भविष्यवाणी आपके लिए हो सकती हैं। अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है, यानी कि आपका पंचम भाव बहुत अच्छा है, पंचम के स्वामी बहुत अच्छे हैं, यानी कि आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, इस भाव को भी भाग्य स्थान से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि नवम से नवम है और प्रारब्ध का स्थान है, इसीलिए इस भाव को भी बहुत महत्वता दी जाती है। ये भाव अच्छा यानी कि आपका प्रारब्ध अच्छा, यानी कि आपका नसीब अच्छा। अब यहाँ पे जिसका प्रारब्ध भाव बहुत अच्छा है, प्रारब्ध के स्वामी बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो इस वर्ष में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्रारब्ध भाव एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं अच्छे, वो बहुत यहाँ पे लाभ आपको देंगे। लेकिन अब पूर्व जन्म के केवल अच्छे कर्म तो होते नहीं, अगर हमारे सबके अच्छे ही कर्म होते तो हम कलयुग में जन्म ही नहीं लेते, हम तो पहले ही निकल लिए होते। तो हम सब ने जब कलयुग में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हम पापी हैं, तो बुरे कर्म तो हमने किए होंगे। तो यहाँ पर अच्छे और बुरे कर्मों के दोनों के यहाँ पे आपको लाभ, मतलब कि प्रभाव मिलेंगे, लाभ नहीं प्रभाव मिलेंगे। शनि भी देख रहे हैं जो कर्मफल दाता है। तो अगर इस साल में कई बार अचानक से आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, मान लीजिएगा कि वो आपका प्रारब्ध था, और वैसा वर्षा भी है अगर बहुत कुछ नेगेटिव होता है आपके साथ, जो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ, यानी कि वो भी आपका एक प्रारब्ध का हिस्सा था। इसका अगला पॉइंट है कि ये भाव पितृस्थान भी कहा जाता है इस भाव के साथ। अब अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, ये वो वर्ष है जब पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर महीने हो सके तो पितरों के लिए कुछ दान करें, और जब शारदीय नवरात्रों से पहले जो पितरों के लिए पक्ष आता है, पितरों की जहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पर भी अवश्य अपने पितरों के लिए कुछ विशेष करें, जो भी पितृ की शांति के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा, वैसे तो हमेशा ही पितरों की शांति के लिए हमारे यहाँ पे अनुष्ठान होते ही हैं, कई दिन होते ही हैं, दान पुण्य होते ही हैं। ये वो साल है जब उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा, या फिर अगर आपके कुंडली में कोई पितृदोष था तो उससे छुटकारा पाने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है। तो जितना पितरों की शांति करेंगे, जितना पितरों के लिए कुछ दान करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचम भाव को देवालय के नाम से भी जाना जाता है, देवालय प्रतिष्ठा। तो बहुत संभावना है कि इस वर्ष आपको देवालय यानी कि मंदिर या फिर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी जहाँ पे कुछ धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ पर आपको दान पुण्य करने का अवसर मिले। तो कहीं पर भी ऐसा अवसर मिलता है तो अवश्य उसका उपयोग कीजिएगा। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक जगहों के उत्थान में जितना आपसे हो सके अवश्य, अगर आप सनातनी हैं, जितना आपसे हो सके अवश्य, जो भी ऐसा नहीं होता कि आप इतना अमाउंट दीजिए, वो अगर कोई बोलता है अलग चीज़ है, लेकिन जब कुछ ऐसे कार्यक्रम हो रहे होते तो जहाँ पे जितना भी आपसे बन पड़ता है, आप 100 रुपये दे सकते हैं 100 दीजिए, 1000 दे सकते हैं 1000 दीजिए, लाख दे सकते हैं लाख दीजिए। तो जितना आपसे ये पंचम भाव स्पेशली देवालय प्रतिष्ठा दिखाता है, यानी कि हो सकता है आपके द्वारा कोई देवालय ही बनाया जाए, या आपके आसपास कोई मंदिर बन रहा है उसमें आपको बहुत बढ़ चढ़कर सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो, या फिर कोई मूर्ति की प्रतिष्ठा हो, कोई मंदिर में कोई गर्भगृह बन रहा हो, वहाँ पर भी देवालय प्रतिष्ठा का आपको मौका मिल सकता है। तो मंदिर आदि में, धार्मिक चीज़ों में योगदान का आपको अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट ये है कि जो पंचम भाव है ये सप्तम से 11वां है। अब मैं वो बता ही चुका हूँ बृहस्पति महाराज के वीडियो में कि ये साल आपके पति या पत्नी की इनकम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये जब लाभ स्थान सप्तम से हो जाता है, यानी कि आपको अपने मैरिड लाइफ को ठीक करने का भी थोड़ा अवसर प्राप्त होगा। एक्चुअली यूजुअली क्या होता है, कर्क वालों की जो मैरिड लाइफ होती है, सबकी नहीं कहूँगा लेकिन 90%, 80-90% की बहुत अच्छी नहीं होती। उसका कारण मैं बता चुका हूँ कई बार कि सप्तम भाव शनि कहा जाता है, और ये एक बहुत अच्छी जोड़ी नहीं है कर्क लग्न वालों की स्पेशली। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा सुधारने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सप्तम से 11वां स्थान जो उसका एक उपजय भाव बना, यानी कि उस पर काम करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट है कि जो पंचम भाव है स्पेकुलेटिव मार्केट्स का भी होता है, इसीलिए आप अगर स्पेकुलेटिव मार्केट से कुछ कमाना चाहते थे, उसको समझना चाहते थे, उससे कुछ गेन करना चाहते थे, तो बहुत अच्छा ये पीरियड आपका दिख रहा है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स का तो है ही, जब राहु का प्रभाव आ जाता है तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स को सीखना चाहते हैं, उससे कुछ गेन करना चाहते हैं,
उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्ष दिखता है। लेकिन मैं पुनः कहूँगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव मार्केट्स में रिस्क बहुत होता है, तो पहले अपनी कुंडली देख लीजिएगा, कुंडली दिखवा लीजिएगा कि आपकी कुंडली में क्या है वो योग है। क्योंकि कई लोगों की कुंडली में पंचम भाव में बहुत बुरे योग भी बनते हैं, वो लोग बहुत बड़ा पैसा का नुकसान भी करवाते हैं अपने जीवन में। और अंतिम पॉइंट ये है कि जो पंचम भाव है ये 6 से 12वां है, यानी कि आपके कई दुश्मनों का अंत होगा। और क्योंकि अष्टम भाव से भी शनि देख रहे हैं, यानी कि आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं जो दिखते हैं उनका तो अंत होगा ही, आपके अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भी अंत होगा। और अप्रत्यक्ष शत्रु बहुत हानिकारक होते हैं। कौन होते हैं वो? एक तो वही होते हैं जो हमें दिखते नहीं, मतलब कि हमारे सामने बहुत अच्छा रहते हैं और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष शत्रु हैं। इससे खतरनाक अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं हमारे अंदर की वासनाएं, हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो एक प्रकार से आपको उन सब चीज़ों पर भी काम करने का अवसर मिलेगा। बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना, क्योंकि वो व्यक्ति जो कंट्रोल कर ले वो तो जितेंद्रिय होता है, लेकिन जितेंद्रिय बनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक इन पर थोड़ा बहुत आप संयम बनाने में कायम रहेंगे। तो अंतिम भविष्यवाणी इस पॉइंट की है कि आपके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शत्रुओं का अंत होगा। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है आपके तीसरे भाव का एक्टिवेशन। राहु अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, और केतु तो बैठे ही हुए हैं। अभी जो तीसरा भाव है ना, ये जीवन में अथॉरिटी का भी होता है। जिसका तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली अगर मंगल है उनके तीसरे भाव में, बहुत हद तक सूर्य भी, ऐसे लोग बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। कई लोग अथॉरिटेटिव बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। असल में जीवन में अथॉरिटी उन्हीं के पास रहती है जिनका या तो लग्न भाव बहुत स्ट्रांग होता है, 10वां भाव बहुत स्ट्रांग होता है, 7वां भाव भी कह सकते हैं, और तीसरा भाव। तो ये भाव अगर बहुत स्ट्रांग है, इन भावों पर स्ट्रांग ग्रहों का, स्ट्रांग ग्रह मतलब कि शनि, राहु, सूर्य, मंगल, इनका अगर प्रभाव है तो ऐसे लोग ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा भाव है वहाँ पे केतु तो ऑलरेडी है, ठीक, खैर उनको मैं ज़्यादा अथॉरिटी से नहीं कभी भी वो जोड़ता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी आ गया और राहु का प्रभाव भी आ गया, तो ये जो ग्रह जब मिलकर इस तीसरे भाव पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि आपके जीवन के कई एस्पेक्ट में अथॉरिटी आना शुरू हो जाएगी। यूजुअली कर्क वाले जातक जो हैं वो अथॉरिटी लैक करते हैं, ईजी गोइंग होते हैं, पीपल प्लीजर होते हैं, इनको लोगों को खुश करना अच्छा लगता है। और देखिए, बहुत सही और बहुत स्पष्ट बात है, या तो आप लोगों को खुश रख सकते हैं और आप सबके प्रिय बन सकते हैं। ऐसे लोग फिर कहीं ना कहीं पीछे रुक जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते किसी को बुरा लगे। तो यहाँ पर यही कभी कभी कर्क की एक नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है कि वो पीपल प्लीजर होते हैं और वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में आना चाहते भी नहीं हैं। कई बार उनको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन दे दी जाए ना, वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि मुझे बड़े निर्णय और कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। तो वो एक नेचुरल उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में इस तीसरे भाव के एक्टिवेशन के कारण अथॉरिटी वापस आएगी। अगला पॉइंट है कि तीसरा भाव फिजिकल फिटनेस भी दिखाता है, तभी इस भाव के एक कारक मंगल भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। तो ये वो वर्ष है जब आपको अपने फिजिकल फिटनेस पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। कर्क वाले जातक जो हैं वो यूजुअली एज दे एज, मतलब कि जैसे उनकी एज बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप कर्क वाले जातकों को देखेंगे, मोस्टली उनका जो मिडल बॉडी होता है वो वहाँ पे जहाँ पे पेट आदि का एरिया होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, सबके साथ नहीं होगा। अब लग्न में अगर शनि बैठे हैं, लग्न में केतु बैठे हैं, तो ऐसे लोगों का वेट गेन नहीं होता। तो मैं कहता हूँ ये एक जनरल चीज़ है, लेकिन अधिकतर लोगों पर एप्लीकेबल होगा। तो वेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली मिडल एजेस में। तो ये वो समय है जब आपको अपने वेट पर और अपने फिजिकल फिटनेस पर भी कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। अगला पॉइंट ये है कि ये जो युति हो रही है ग्रहों की दृष्टि द्वारा, ये आपके एफर्ट्स को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएगी। कैसे? तीसरा भाव तो होता है एफर्ट्स का। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, केतु बैठे हुए हैं, यानी कि ज्ञान, गुरु बृहत ज्ञान है, केतु सूक्ष्म ज्ञान है, केतु रिसर्च है। यानी कि आप जो भी करेंगे वो ज्ञानबद्ध तरीके से करेंगे और रिसर्च के थ्रू करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर राहु का प्रभाव भी आ गया दृष्टि द्वारा। और राहु क्या है? एक प्रैक्टिकल ग्रह है, और राहु नवम भाव में बैठकर देख रहे हैं। और बृहस्पति अपने आप में गिवर है, यानी कि वो चीज़ों को देते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, वो आपको आपके जीवन को एक्सपेंड करते हैं। तो ये वर्ष ऐसा है जब आपको बहुत सारे एफर्ट्स, जो आप अभी ऐसा होगा ना कि आप हो सकता है वही एफर्ट्स पिछले कई सालों से कर रहे हो, लेकिन इस 11 महीने के कालखंड में वही प्रयास जो आप पहले करते थे, जो लाभप्रद नहीं होते थे, उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो तीसरी भविष्यवाणी यही है इस पॉइंट की, आपके एफर्ट्स को रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपके एफर्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे।
अगला पॉइंट, ये सक्सेस का साल है। मान लीजिए कि आपके सक्सेस का साल है, क्योंकि इस साल से अच्छा आपको वर्ष मिल नहीं सकता। पहला, आपका तीसरा भाव उपचय स्थान है और उपचय भाव पर आपके 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव है। इसी कारण से ये जो वर्ष है ये आपको आगे ही लेके जाएगा। तीसरा जो भाव होता है वो मेंटल एज वेल एज फिजिकल फिटनेस का होता है। मेंटल क्लैरिटी, आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता मेंटली कितनी है, आप चीज़ों को किस प्रकार से, प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, ये सब तीसरे भाव से ही आता है। तो यहाँ पर जब ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे भाव को देखेंगे, जो उपचय स्थान भी है अपने आप में, यानी कि ये जो वर्ष है आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी भरपूर रहेगी, और जिनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और बाकी चीज़ें अच्छी बन ही रही हैं, उनको सक्सेस से कोई दूर रख नहीं सकता। अगला पॉइंट आपका है कि यहाँ पे फेम का भी आपका योग बन जाता है, क्योंकि तीसरा भाव भी सप्तम भाव की तरह फेमस कर सकता है। सप्तम भाव वैसे हम सबसे पहले फेमस होने के लिए देखते हैं, लेकिन वो क्योंकि उससे त्रिकोण भाव है, मैंने शुरू में कहा था, जैसे मैंने कि किसी भी भाव से त्रिकोण भाव उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, तो तीसरा भाव भी फेम का होता है। और यहाँ पर जब राहु की दृष्टि भी है तो अचानक से फेम आपको प्राप्त हो सकता है, स्पेशली सोशल मीडिया, इंटरनेट, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो ये वो ऐसा वर्ष है जब आपको फेम भी प्राप्त होगा। दूसरा, यहाँ पर जो तीसरा भाव है, जैसे मैंने अभी कहा, मेंटल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके लिए भी होता है। इसके साथ ही तीसरा भाव यहाँ पर रिटेंशन पावर का भी होता है, आपकी मेमोरी को एनहेंस करने का होता है। किसी व्यक्ति के अगर तीसरे भाव में केतु बैठे होते हैं, बृहस्पति बैठे होते हैं, मंगल बैठे होते हैं, ऐसे लोगों की हाथी बुद्धि होती है। क्या हुआ था 20 साल पहले ना, वो भी आपको बता देंगे कि हाँ इस महीने में ये हुआ था, मुझे अभी भी याद है। तो ये तीसरा भाव जो है ना, ये रिटेंशन पावर और मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने का होता है। तो आपकी इस वर्ष में इन सब चीज़ों में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है, ये जो तीसरा भाव है ये दूसरे से दूसरा है, यानी कि धन स्थान से दूसरा है, कुटुंब स्थान से दूसरा है। यानी कि आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आपके पूरे कुटुंब की वृद्धि होगी, कुछ ऐसा कार्य कर पाएंगे जिससे आपके पूरे कुटुंब को यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से चाहता है कि वो कुछ ऐसा कर पाए कि उसका पूरा कुटुंब उससे लाभान्वित हो। तो अगली भविष्यवाणी यही है कि आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कुटुंब को इस वर्ष लाभ प्राप्त होगा। अगली भविष्यवाणी कम्युनिकेशन को लेकर है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें से खुद केतु हैं जो सूक्ष्मता पर जाते हैं, बृहस्पति हैं जो चीज़ों को ठीक करते हैं, और राहु हैं जो प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन भी इस वर्ष बहुत अच्छी रहेगी। यूजुअली कर्क वाले थोड़े से एक्सप्रेसिव कम होते हैं, मन में बहुत चीज़ें रखते हैं, उसको एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पाते। तो ये वो वर्ष है जब आपको अपने कम्युनिकेशन पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और ये आज के टाइम में अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगला पॉइंट है सेविंग्स बढ़ेगी। अब सेविंग्स क्यों बढ़ेगी? क्योंकि संचित जो धन होता है वो दूसरे भाव से देखा जाता है, और दूसरे से दूसरा भाव बनता है तीसरा भाव, और ये संचित धन आप अपने प्रयासों से कितना बना पाते हैं उसको दर्शाता है। यूजुअली कर्क वाले जो जातक होते हैं इनका खुला हाथ होता है, ये पैसे बचाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पुनः मैं कहूँगा कुछ योग ऐसे बन जाते हैं जिससे चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अगर आपके दूसरे घर में बृहस्पति है तो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अधिकतम कर्क वाले जातक पैसा बचा नहीं पाते क्योंकि उनका हाथ बहुत, जैसे हम कहते हैं हिंदी में, खुला हाथ होता है। लेकिन ये वो वर्ष है जब आप अपने सेविंग्स को लेकर थोड़ा सा बहुत सजग हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, और सेविंग्स बहुत हद तक कर भी पाएंगे। अगला पॉइंट है, आप अपने इमोशंस को पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें जो आपको इमोशनली हर्ट करती हैं, या ऐसे लोग जो इमोशनली हर्ट करते हैं, उनको अपने जीवन से धीरे धीरे करके दूर करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वैसे इमोशनल होते हैं, कर्क वाले बहुत इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन ये जो चौथा भाव है ये इमोशंस का होता है, और चौथे से 12वां स्थान ये बनता है जहाँ पर इन सारे ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि इमोशंस का अंत। अब इमोशंस का अंत तो हो नहीं सकता स्पेशली कर्क के लिए, लेकिन होगा क्या कि आप इस वर्ष अपने आप को सीमित करना शुरू कर देंगे। आप अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा कम करना शुरू कर देंगे, सोशल सर्कल कम करना शुरू कर देंगे, और लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा आधिपत्य भी नहीं बनाने देंगे, यानी कि लोगों को अपने से इमोशन से खेलने नहीं देंगे, और उसके कारण भी आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। वैसे जैसा मैंने कहा, ये लोग पीपल प्लीजर होते हैं, इनका एक बड़ा सर्कल होता है, फ्रेंड्स बहुत होते हैं, इनको उनके साथ उठना बैठना पसंद होता है, लेकिन उसके कारण टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं। तो ये वो वर्ष है जब आप अपने इमोशंस पर और अपने सोशल सर्कल पर थोड़ा कंट्रोल कर जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और अंतिम भविष्यवाणी ये है कि जो
तीसरा भाव है ये 12वें स्थान से चौथा भाव है। तो जो लोग विदेश में हैं ऑलरेडी या विदेश में किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई बार होता है लोग इंडिया में रहते हैं विदेश में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उन सब लोग या फिर जो लोग ऑलरेडी विदेश में जा चुके हैं उन सब लोगों के लिए विदेश में प्रॉपर्टी बनाने के भी योग बहुत अच्छे यहाँ पर बन रहे हैं। चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, यानी कि केतु और गुरु का परस्पर दृष्टि संबंध, क्योंकि केतु गुरु को देख रहे हैं, गुरु केतु को देख रहे हैं और दोनों मिलकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ये प्रभाव आपके जीवन पर क्या असर डाल सकता है? सबसे पहला जो तीसरे भाव में बैठे केतु हैं और गुरु जो है वो वृद्धि के स्थान में है, ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये ऑब्वियस बहुत चीज़ है कि आपके ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही, क्योंकि केतु अपने आप में सूक्ष्म ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति बड़े बृहत ज्ञान के कारक हैं, लेकिन ये दोनों भाव जो होते हैं ये स्किल्स के भी हो जाते हैं, क्योंकि ये स्किल्स का भाव है और ये इससे त्रिकोण स्थान है। तो यहाँ पर जब दोनों ग्रह बैठकर आपस में परस्पर संबंध दृष्टि द्वारा बनाएंगे तो आपकी स्किल्स बहुत बढ़ेगी। किसी भी प्रकार की स्किल्स हो सकती है, आपके एरिया की स्किल्स होती है, कोई और स्किल्स हो सकती है। और आज के डेट में जिसके पास कोई स्किल है वो खाली नहीं बैठ सकता, वो आगे बढ़कर ही रहेगा। तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। दूसरा, ये जो परस्पर दृष्टि है ये क्लैरिटी लाएगी और प्लानिंग में भी आपके जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है उस पर आपको मदद करेगी। यूजुअली क्या होता है, कर्क वाले प्लानिंग करते हैं लेकिन प्लानिंग उनकी ना तो प्रैक्टिकल होती है ना वो एग्जीक्यूटेबल होती है, यानी कि वो अपनी प्लानिंग को यूजुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन ये वो साल है जब आप अपनी प्लानिंग भी अच्छी कर पाएंगे और उनको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। दूसरा, अपनी डिज़ायर्स में भी, अपनी इच्छाओं में भी आपको इन दोनों ग्रहों के कारण क्लैरिटी रहेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको कई बार होता है कि कर्क वाले उनको 100 चीज़ें चाहिए होती जिसमें से 90 चीज़ें अनावश्यक होती हैं। ये वो साल है जब आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और जिस व्यक्ति को पता होता है पक्का कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और ये इस चीज़ को आप अपने जीवन के हर एरिया में, हर एंगल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट ये है कि ये जो दोनों ग्रह हैं कि मिलकर आपको अपने जीवन को इम्प्रूव करने के भी मौका देंगे। अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इवॉल्वमेंट के लिए ये एक साल आपका रहेगा। पुनः क्योंकि केतु जो है तीसरे घर में बैठे हैं जो ज्ञान के कारक है और स्किल्स के भाव में है। दूसरा, ये दोनों इस प्रकार से आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे कि आपको मजबूरन अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दोनों ही उपचय स्थान है, यानी कि आगे आप अपने जीवन में बढ़ेंगे ही, साथ में सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएंगे। ये ऐसा साल है जब आपको अपने जीवन के हर एरिया को समझने का, उसको सीखने का और उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। इसलिए जो 11 महीने का कालखंड है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ इवॉल्वमेंट का भी है। और इसके साथ ही जैसे हमने कहा कि यहाँ पर सप्तम भाव भी आपका बहुत एक्टिवेट हो रहा है और सप्तम भाव यहाँ पर बृहस्पति और केतु द्वारा दृष्ट है। तो इसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि आपकी इमेज इम्प्रूव हो पाएगी। कई बार कर्क वालों की इमेज थोड़ी सी ऐसी बन जाती है कि भाई ये हर चीज़ को बहुत आराम से लेते हैं, जैसा मैंने कहा लेड बैक हैं, लेज़ी हैं थोड़े से, बल किसी चीज़ में सीरियसनेस नहीं है, ऐसी इमेज बन जाती है। भले वो हो ना हो लेकिन उनकी इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी इमेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। दूसरा, पूरे जीवन में पूर्णता आएगी। ये सब लग्न होता है स्टार्ट, और किसी भी भाव से उसका जो सप्तम भाव होता है एक प्रकार से उसकी पूर्णता भी दिखाता है। तो यहाँ पर जीवन के कई एंगल्स में, कई एरियाज में आपको पूर्णता का अनुभव होगा इस साल में। और इसके साथ ही एक डिज़ायर आगे बढ़ने का, जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि कर्क वाले थोड़ा सा ईजी गोइंग होते हैं, इनको पुश करना पड़ता है, ये लेड बैक होते हैं। लेकिन ये वो साल है, जैसे पहले ही बता चुका हूँ मैं, और ये भी सप्तम भाव का एक्टिवेशन भी बता रहा है कि आपके अंदर आगे बढ़ने का जो डिज़ायर है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा और उसके दम पर भी अपने जीवन को आगे, बहुत आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब पर कार्य कीजिएगा और इन सब चीज़ों की ऊर्जा, इन सब ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करते हैं। इन 4 ग्रहों का उपयोग करने के लिए या इनके प्रभाव को और सकारात्मक बनाने के लिए उपाय कीजिएगा। कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मंदिर में जाके करेंगे तो अच्छा है। सबसे पहले पूरे शिव परिवार का नंदी देवता सहित गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इस द्रव्य से पूरे शिव परिवार का अभिषेक कीजिएगा। फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा।
उसके बाद 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार के फूल और 4 प्रकार के मिठाई का आपको भोग लगाना है पूरे शिव परिवार को। आपको 4 घी के दिए भी अर्पण करने हैं, हर दिए में कुछ काली राई के दाने डालने हैं और ओम काल पुरुषाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद जो आपने मिठाई अर्पण की है उसमें से घर ले आएंगे वापस थोड़ा सा और अपने आप सेवन कीजिएगा। जो फूल हैं उसमें से कुछ फूल आप चुनकर जो आपने अर्पण किए हैं शिव परिवार को, आप शाम को यानी कि सूर्यास्त के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।